नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक मजबूत अर्थतंत्र की आवश्यकता है जो ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य की जरूरत को पूरा कर सके। ग्रामीण बैंक अपनी 22,000 शाखाओं के साथ देश के 702 जिले के ग्रामीण अंचलों में कार्यरत है, परंतु संस्थागत त्रुटियों के कारण ग्रामीण बैंक ग्रामीण जनता की साख तथा बैंकिंग की नई तकनीक की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे, जिसके लिए ग्रामीण बैंकों का उनके प्रायोजक व्यावसायिक बैंक में विलय एकमात्र विकल्प है। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन और अधिकारी एसोसिएशन के गोरखपुर में आयोजित संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ज्वाइंट फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियन के राष्ट्रीय संयोजक एन त्रिवेदी ने उक्त बातें कही। आगे उन्होंने कहा कि ग्रामीण बैंक में 40 करोड़ ग्रामीण जनता के 5,62,000 करोड़ जमा राशि है, जिसमें 3,62,000 करोड़ ग्रामीण जनता, किसानों व छोटे कारोबार को ऋण दिए गए हैं। फिर भी अधिकांश ग्रामीण बैंक वायबल नहीं हो पा रहे हैं और इसके लिए विगत 4 दशक में अनेकों प्रयोग असफल रहे। हाल ही में ग्रामीण बैंक के डिजिटलाइजेशन के लिए आईबीए और प्रायोजक बैंक को जवाबदेही दी गई है, परंतु बैंकिंग उद्योग में कलाघोटू प्रतिस्पर्धात्मक होड़ के बीच यह भी प्रयोग भी कारगर सिद्ध नहीं होगा। परिणाम स्वरूप अब ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक में विलय की एकमात्र विकल्प है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ग्रामीण बैंकों को मिलाकर राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाने की मांग को अस्वीकार कर दिया है। जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपने आए हाथ नेता व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए छात्र नेता शौर्य सिंह कौशिक ने आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोगों को मौखिक रूप से भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सहयोगी संस्था NIELIT द्वारा संचालित CCC CCC की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों से लगातार वर्षों से इस बात की शिकायत मिलती रही है कि आजमगढ़ में CCC कोर्स ऑन ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स के परीक्षा केंद्र उमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट, जो आजमगढ़ और मऊ दोनों जनपदों का एकमात्र परीक्षा केंद्र है, में परीक्षा के समय नकल कराने के नाम पर छात्रों से धन उगाही की जाती है। अपने स्तर पर हम सब ने इसको रोकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। सामाजिक उत्थान के कार्यों से लगातार जुड़े रहने के कारण अब हम छात्रों को ऐसा महसूस हुआ है कि योग्य और मेधावी छात्रों के भविष्य और सरकार की स्किल इंडिया की मंशा को साकार करने के लिए इसकी सूचना आप और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। केंद्र संचालक के रवैये और लगातार दशकों से इसी एक इंस्टीट्यूट को परीक्षा केंद्र बनाए रखे जाना का इस बात का प्रमाण प्रतीत होता है कि इस असामाजिक अनैतिक गैरकानूनी कृत्य में केंद्र संचालक के साथ परीक्षा नियंत्रक और NIELIT के क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी इस कृत्य में सम्मिलित है। चूंकि CCC पास करना कई नौकरियों के लिए अनिवार्य पात्रता है, इस कारण से भी इसका महत्व बढ़ जाता है। यह परीक्षा और इसकी सूचितापूर्ण प्रमाण भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन के लिए एक मजबूत कड़ी है। मैं पूर्व छात्र संघ महामंत्री प्रत्याशी सिवली कॉलेज। आज हम लोग सिवली के सभी छात्र नेता माननीय DM साहब से इस CCC में हो रही दलाली और धांधली के विरोध में माननीय DM साहब के यहाँ आए हैं और उनको ज्ञापन सौंपा गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। क्या है मामला? मामला यह है कि आजमगढ़ और मऊ दोनों जिलों का मिला करके एक ही CCC का उमा इंस्टीट्यूट सेंटर है और वहाँ पर छात्रों से CCC पास कराने के नाम पर 8-8, 10-10 हज़ार रुपया लेकर के शोषण किया जा रहा है। जो लोग पैसा नहीं देते उनको अलग बैठा दिया जाता है। इस तरह छात्रों का शोषण हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। DM साहब कहें कि इस प्रकरण की मैं जांच करवा करके दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा और अगर यहां से कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन देंगे। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष लालगंज नीरज तिवारी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम वक्ताओं ने दीप प्रज्वलित करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया। वही वक्ताओं की कड़ी में प्रथम वक्ता प्रसाद सिंह क्षेत्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। द्वितीय वक्ता के रूप में दीपक मल्ल प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा द्वारा भाजपा के इतिहास एवं विकास के बारे में विस्तार से बताया गया। तृतीय वक्ता के रूप में श्री श्रीकांत राय जिलाध्यक्ष लालगंज द्वारा हमारा विचार परिवार विषय पर विस्तार चर्चा की गई। वही चौथे व अंतिम वक्ता के रूप में आनंद दुबे प्रदेश प्रवक्ता द्वारा वैचारिक अधिष्ठान एवं कार्य पद्धति के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को वैचारिक शिक्षा दीक्षा तथा कार्य पद्धति में दक्ष बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम 4 सत्रों
सत्रों में आयोजित किया गया, जिसमें हर सत्र में अलग अलग विषयों पर वक्ताओं द्वारा उद्बोधन प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर 80 पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अलग अलग चारों सत्र में क्रम से शिवेंद्र राय, जिला उपाध्यक्ष चंद्रहास, मनोज मौर्य, नीरज तिवारी ने किया। कार्यक्रम को जिले के द्वितीय महामंत्री अंकुर राय व प्रसन्न प्रताप सिंह ने किया। कार्यक्रम के संयोजक रवि कांति रहे। इसमें आते हैं कि आनंद दुबे प्रदेश प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। आज अतरौलिया में जिला प्रशिक्षण वर्ग दिया गया था। भाजपा युवा मोर्चा लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। क्या ये प्रशिक्षण है, क्यों किया गया, इसके बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24/7 और साल के 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। यहाँ चिंतन, मनन, ध्यान, प्रशिक्षण का कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। ये हमारा एक संगठनात्मक कार्यक्रम था जो पूरे प्रदेश में चल रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश से अलग अलग वक्ता आते हैं। हमारे युवा मोर्चा के जो नए साथी हैं, उनको पार्टी के विचारों से, सिद्धांतों से, सरकार की योजनाओं से, सरकार की जो मूल भावनाएं हैं, उनसे अवगत कराते हैं, उनके समक्ष अपनी बातें रखते हैं और उनको भी उनके मन में क्या चल रहा है उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या परीक्षण दिया गया, क्या उद्देश्य दिया गया, कोई संदेश दिया गया, कोई बताया गया? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको हम जन जन तक कैसे पहुंचाएं। भारतीय जनता पार्टी की जो दृष्टिकोण राष्ट्र को लेकर, समाज को लेकर है, उसको किस तरह से आम जनमानस में ले जाएं और किस तरह से अपने व्यक्तिगत जीवन में उसको उतारें, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इस पूरे सत्र में चर्चा हुई है और इसी को लेकर पूरी ये बैठक। आजमगढ़ की सकड़ी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत अपना दल एसवीकाई ने शोषित वंचितों, किसानों, कामगारों के मसीहा व्यवस्था परिवर्तन के क्रांतिवीर बोधिसत्व यशः कार्यकाई डॉक्टर सुनीलाल पटेल का परिनिर्माण दिवस कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज बनहरा चांदपट्टी में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पप्पू माली, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपना दल ले रहे। श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम को सभी पदाधिकारियों ने डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन जगन्नाथ पटेल ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्याम विजय पटेल ने किया। अपना दल सुनेत्री मालती सिंह ने कहा कि डॉक्टर सुनीलाल पटेल की अभी भी हमारे साथ विचारधारा के रूप में हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक शोषित, वंचित, पिछड़ा दलितों को न मिल जाए। नगर जगन्नाथ पटेल, जिला महासचिव श्री राम सिंह, जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र पटेल, जिला कार्यकारिणी सदस्य एवं जय मुकुंद, प्रदेश सचिव रामदरस, प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज सैनी उपस्थित रहे। आजमगढ़ में भारत के प्रथम वीर चक्र विजेता शहीद सौदागर सिंह की पौत्र वधु अंजना सिंह जीनपुर नगर पंचायत से चेयरमैन पद के लिए तैयारी कर रही हैं। अंजना सिंह सगड़ी तहसील के देवारा इलाके में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच पहुंची। बाढ़ से हो रही परेशानियों को उन्होंने देखा। अंजना सिंह ने बाढ़ पीड़ितों के बीच फल और बिस्किट का वितरण किया। महिलाओं, बुजुर्गों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना। लोगों ने बताया कि हम लोग का घर बार सब कुछ डूब गया है, न रहने के लिए घर बचा, न खाने के लिए कोई सामग्री। इन हालातों में हम लोगों को समुचित सरकारी सुविधाएं भी मुहैया नहीं हो पा रही हैं। अंजना सिंह ने इस मौके पर कहा कि बाढ़ के पानी की वजह से देवारा के लोगों का घर बार सब डूब गया है। ऐसे में उनके सामने तमाम मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। आज हमने क्षेत्र में लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना, वही फल और बिस्किट का वितरण भी किया। इस दौरान मुख्य रूप से रेणु गोस्वामी, प्रतिभा मौर्य, मंजू पटेल, मिनीता पटेल, दीपक सिंह, पृथ्वीराज पटेल आदि लोग मौजूद रहे। मैं अंजना सिंह जीएनपुर चेयरमैन पद की प्रत्याशी हूँ और भारत के प्रथम वीर चक्र विजेता शहीद सौदागर सिंह की पौत्रवधू हूँ। अच्छा, ये आपने किस तरह का जनसंपर्क किया है आज? यहाँ पे बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई थी जिसमें लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। काफ़ी पानी भरा हुआ था घर में उनके। हम लोग गए उनका हाल चाल जाने और जो भी हमसे बन पड़ा फल और बिस्किट का हमने वितरण किया उन लोगों के बीच में। आजमगढ़ जनपद में महिला मंडल जन सेवा समिति द्वारा दीप मेला और स्थापना दिवस संयुक्त रूप से मनाया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महिला मंडल द्वारा दीप मेला का आयोजन किया गया। संस्था द्वारा 6 वर्षों से दीप मेला का आयोजन चौधरी गेस्ट हाउस में किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत विशिष्ट अतिथि मयंक श्रीवास्तव के द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया है। उसके पश्चात संस्था की महामंत्री सपना बनर्जी ने गणेश वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम से सबका मन मोह लिया। संस्था द्वारा अपनी सभी महिलाओं को उनके कार्यों की सराहना करते हुए सम्मान पत्र एवं वस्त्रम दिया गया। संस्था के सचिव पूनम सिंह द्वारा संस्था महिला मंडल की यात्रा 2017 से 2022 तक का सफर का संक्षिप्त विवरण दिया गया। उन लोगों को भी सम्मानित किया गया जो लोग किसी न किसी क्षेत्र में अच्छा कार्य किए हैं। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती आयशा खान द्वारा किया गया। उपाध्यक्ष सिंधु श्रीवास्तव ने संस्था के कार्यों को ध्यान में रखते हुए गीत सुर्खियों में ही रहे, यह कब हमारी चाह है सुनाया। इस अवसर पर मधुमिता बनर्जी, अर्चना तिवारी, वंदना सिंह, अंशु श्रीवास्तव, किरण सर्राफ, सारिका सिंह, निरुपमा पाठक, रीमा पांडे, मधु गुप्ता, ममता गुप्ता,
गुप्ता, सुनीता गुप्ता, मांडवी अर्चना सिंह, डॉक्टर अंजना सिंह, डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, उमेश सिंह राठौर उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर भक्तवत्सल जी को होम्योपैथिक क्षेत्र में, कल्पना सिंह को इस उम्र में बहुत सारी समस्याओं में एक्टिव रहने एवं रक्तदान में उमेश सिंह, समाजसेवी मनीष कृष्णा को और संगीत के क्षेत्र में उमेश सिंह राठौर को, राजनीतिक के क्षेत्र में निरुपमा पाठक, बबीता जसरत सरिया, जूही श्रीवास्तव, उषा आर्या को, साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव को और रक्तदान में विशेष योगदान के लिए मुबारकपुर से इंडियन हेल्प परिवार को सम्मानित किया गया। अपना पर्सनल मैं रोटरी क्लब बस्ती से हूँ, मयंक श्रीवास्तव, और महिला मंडल आजमगढ़ ने मुझे आज यहाँ पर इनवाइट किया है दीप मेला और स्थापना दिवस पर। इनके कार्यों से हम बहुत पहले से परिचित हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम इनके द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया है और बेसिकली जो आज हमारे यहाँ महिलाएं एक हाशिए पे हैं, उन्हें आके देखना चाहिए कि आजमगढ़ की महिलाएं कितना आगे जा रही हैं और उन्होंने अपने ही बल पर एक समाज में अपना मुकाम बनाया है और तमाम इनके सामाजिक कार्य ऐसे हैं जो सरकार के कार्यक्रमों से भी आगे चलकर अच्छा योगदान दे रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? दीपों का मेला लगा है, क्या संदेश देना चाहती हैं जनता को? मैं जनता को संदेश ये देना चाहती हूँ कि आप दीपक ज़रूर जलाएं और दीपक से वातावरण बहुत ही शुद्ध हो जाता है। बरसात के बाद इतने कीड़े मकोड़े आप सभी लोग महसूस करते होंगे कि घर में कीड़े आ जाते हैं, लाइट बंद करो, सब लोग बोलते हैं लाइट बंद करो, कीड़े आ रहे हैं। तो जब हम दीपावली मनाते हैं, हमारे पूर्वजों का जो है दीपावली का यही रीज़न हुआ रहा होगा कि इतने दीपक जलाए गए। उसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि उससे जो है कीड़े सारे मर जाते हैं और वातावरण हमारा शुद्ध हो जाता है। तो आप लोग जो है दीपक ज़रूर जलाएंगे और उससे हमारे कुम्हारों के भी खुशियों भरी दिवाली होती है, उनके दिए बिकेंगे, उनका रोज़गार आगे बढ़ता है। अच्छा, आप ये दीपों का प्रदर्शनी का भी, तो किस तरह से आप उसको बढ़ावा देती हैं? उसको भी हम यहाँ पे मेले में बुलाते हैं, उनको लोग खरीदते हैं, इससे उसका भी उत्साहवर्धन होता है और वो लोग भी बहुत उत्साहित होकर मेले में आते हैं। रामपुर में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट रामपुर परिसर में एकत्रित हुए और आवारा पशुओं द्वारा फसलों को नष्ट करने पर सरकार से मुआवजे की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट सत्यम मिश्रा को सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, आवारा पशु जो कि पूरी तरह से सरकारी हैं और सरकार द्वारा बहुत से पशु आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं, उसके बावजूद भी किसानों की फसलों का नुकसान कर रहे हैं। जब यह पशु सरकारी हैं तो इनसे न होने वाले नुकसान की भरपाई भी सरकार ही करे। जिस तरह से अतिवर्षा, ओलावृष्टि या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण किसान को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाती है, उसी तरह आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान की भरपाई भी सरकार करे। जनपद में चमरपुरा ब्लॉक, चमरवा ब्लॉक, शहनाई मंडप के पास बहुत से आवारा पशु बैठते रहते हैं और यह रात के समय किसानों की फसल चट कर जाते हैं। इस संबंध में कई बार अवगत कराया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति चुप नहीं बैठेगा, पूरे देश में अभियान चलाएगा। उन्होंने आगे कहा कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपये प्रति क्विंटल है, जो कि किसान की लागत से बहुत कम है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6000 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट सत्यम मिश्रा जी को सौंपा है। और आज के ज्ञापन में जो हमारे प्रमुख बिंदु थे, आवारा पशुओं को जो किसानों की फसलों का नुकसान करते हैं उसमें मुआवजे का प्रावधान किया जाए। जो जिस तरह से भी प्राकृतिक आपदा से किसानों का नुकसान होता है और उसमें मुआवजे का जो प्रावधान है, उसी तरह से आवारा पशुओं के द्वारा किए गए नुकसान का भी प्राकृतिक आपदा मानते हुए या सरकारी आपदा मानते हुए उसका मुआवजा दिया जाए। ट्रैक्टर पर 10 सवारी बैठे पर होने पर 10,000 रुपये का चालान का व्यवस्था सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया है, जो कि किसान हित में एक तरह से घातक कदम है, क्योंकि किसान के पास सिर्फ एकमात्र साधन जो उसका वाहन है वो ट्रैक्टर है। उस ट्रैक्टर को बहुत से कामों में लेता है। अगर रात में कोई मैयत हो गई, कहीं शादी का कोई प्रोग्राम है, तो परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर चले जाते हैं।
और उनसे हादसे भी ना के बराबर होते हैं। हादसे होने का जो सबसे प्रमुख कारण है ओवरलोड वाहन, हाई स्पीड और शराब पीकर वाहन चलाना, इसकी वजह से हादसे होते हैं। लेकिन सरकार जो मान रही है कि ट्रैक्टर ट्राली से अगर एक हादसा हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये निरंतर हादसे इसी तरह से होते हैं। तो ट्रैक्टर ट्राली पर जो प्रतिबंध लगाया गया उस कानून को वापस लिया जाए। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया 2022-23 के लिए, जो कि किसान की लागत का नाम मात्र है। क्योंकि अगर हिसाब लगाया जाए हर तरह का, बिजली का और खाद पानी सब चीज़ का अगर हिसाब लगाया जाए, मजदूरी का, तो किसान की जो लागत ही आ रही है इस समय लगभग 4000 रुपये प्रति क्विंटल लागत आ रही है। और ऐसे में सरकार द्वारा किसान से केवल 2040 रुपये प्रति क्विंटल में धान का खरीद करना, ये किसान हित में एक धोखा है, जिसको किसी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कम से कम 6000 रुपये प्रति क्विंटल किसान के धान का मूल्य घोषित होना चाहिए। तीसरा बिंदु है इसमें, जनपद में पिछले 2 वर्षों से लगातार अतिवृष्टि की वजह से किसानों की सभी तरह की फसलें नष्ट हो गई हैं। इसमें खरीफ की फसलें भी नष्ट हुई हैं और रबी की फसलें भी नष्ट हुई हैं। खरीफ की फसलें तो हर बार नष्ट हो रही हैं पूरी तरह से, लेकिन हर बार प्रशासन द्वारा एक कार्य किया जाता है कि लेखपालों द्वारा इसका सर्वे कराया जाएगा, नुकसान का आकलन कराया जाएगा, जो नुकसान होगा उसका मुआवजा सरकार द्वारा किसानों को दिया जाएगा, जो कि नाम मात्र को मुआवजा दिया जाता है। उससे किसान की फसल का तो छोड़िए, जो किसान अगली फसल बो सके इतना भी मुआवजा उसको नहीं मिल पाता, और चंद लोगों को ही उसका मुआवजा मिल पाता है। ऐसे में सरकार को ये चाहिए किसी भी किसान की कोई सर्वे उर्वे कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। निजामाबाद पुलिस ने दहेज हत्या के अभियोग में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 14 अक्टूबर को कलवा देवी पत्नी भुल्लन बनवासी ग्राम हरदासपुर थाना तरवा जिला आजमगढ़ उपस्थित थाना में आकर की एक तहरीर दिया था कि उसकी पुत्री रेखा के साथ उसका पति राहुल पुत्र साहब बनवासी और ससुर साहब बनवासी और सास द्रौपदी सभी दहेज के लिए 11 अक्टूबर को वादिनी की पुत्री को जान से मार दिया है के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और राज्य पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें साहबलाल बनवासी, राहुल बनवासी और द्रौपदी पत्नी साहबलाल बनवासी शामिल है। वैक्सीन के रखरखाव एवं प्रबंधन के निरीक्षण के लिए भारत सरकार की 2 सदस्यीय टीम 3 दिवसीय दौरे पर है। इस क्रम में सोमवार को टीम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय स्थित मंडलीय कोल्ड चेन केंद्र का निरीक्षण किया। टीम में एम्स गोरखपुर के डॉक्टर प्रदीप खरिया एवं डॉक्टर राम शंकर रथ हैं तथा स्टेट ऑफिस से मॉनिटरिंग एवोल्यूशन एनालिस्ट मंजुला यादव हैं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि टीम मंगलवार को जिला कोल्ड चेन केंद्र तथा बुधवार को सीएचसी कोइलसा का निरीक्षण करेगी। डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि स्टेट से वैक्सीन प्राप्त करने तथा वितरित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। इसी क्रम में वैक्सीन वैन के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है कि जनपद से सभी कोल्ड चेन पॉइंट पर वैक्सीन का वितरण वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के अनुसार ही किया जाए। महानिदेशालय परिवार कल्याण के वैक्सीन डिपो से वैक्सीन का प्रबंधन ईवीन के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। कोल्ड चेन का रखरखाव जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर वैक्सीन भंडारण हेतु स्थापित कोल्ड चेन उपकरणों की क्रियाशीलता एवं रखरखाव मानक के अनुसार सुनिश्चित किया गया है, जिसमें समस्त वैक्सीनों को सही तापमान में सुरक्षित रखा जा सके। महाराजगंज पुलिस ने लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देश पर महाराजगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 17 अक्टूबर को आशुतोष मिश्रा उप निरीक्षक और अपने पुलिस बल के साथ बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त की संबंधित धाराओं में वांछित अभियुक्त मनोज पुत्र स्वर्गीय अंशदार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है और उसे बूटनपुर तहसील क्षेत्र के मंगीतपुर गांव में शिवदास यानी लड्डू के द्वारा किसी काम को लेकर अपने ही गांव की ग्राम देवता यानी मां काली से विनती की गई थी, जो कि मां काली के आशीर्वाद से कार्य पूर्ण हुआ, जिसने घर में काफी खुशहाली आई है। जिसको लेकर लड्डू के परिवार वालों ने यह मन बना लिया कि अब हम मां काली के दरबार में काली जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे। तो पूरे गाँव के लोगों के द्वारा मिलकर वो बाजे गाजे के साथ स्थापित की गई है और गाँव के लोगों के साथ वो लड्डू सोनू पटेल के द्वारा गाँव के लोगों से मिलकर मां काली के स्थान पर आज के दिन भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें गाँव के सभी लोगों ने कुछ दान कर मां काली का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं गांव के लोगों ने कहा कि आज भी देवताओं के श्रद्धा भाव से पूजन पर आशीर्वाद व सुख शांति जरूर मिलता है, इसलिए हम सबको मिलकर पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। आइए सुनाते हैं कि मीडिया से बातचीत करते हुए गांव के लोगों ने क्या संदेश दिया। हमारा नाम सोनू वर्मा है, ग्राम मंगीतपुर, जिला आजमगढ़ है।
अब आप लोग जो है काली माँ काली की मूर्ति जो की स्थापना की, उसमें क्या आप लोगों को ऐसा मिला कि आप लोगों के मन में श्रद्धा आई? यही श्रद्धा है कि आप कुछ लोग जो है आप विश्वास नहीं करते हैं देवी देवता पे, कि हमारे जो पूर्वज थे सब पूजते थे, कुछ ज़रूर था इसमें जो सब लोग पूजा पाठ करते थे, इसीलिए हम लोग सोचे कि काली जी का स्थापना किया जाए। सब पूरा स्थापना हुई, भंडारा भी हुआ, सब लोग पूरा गांव शामिल था, आस पड़ोस भी शामिल था। अच्छा, लोग सोचते हैं कि आज पूजें कल हमको आशीर्वाद मिल जाए, ऐसा होता है? ऐसा होता है कि लेट होता है। पूजा करनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, सब लोग को फल मिलेगा, जरूर मिलेगा, थोड़ा लेट मिलता है, सबको श्रद्धा रखनी चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम शिवदास वर्मा है, मैं मंगीपुर गांव का रहने वाला हूं। आपने जो माँ काली की मूर्ति की स्थापना की, क्या आपको ऐसा मिला कि जो आपको आपके मन में आया कि जो है माँ काली की मूर्ति रखी जाए? मेरी मनोकामना थी, मेरा कुछ होने वाला था, तो वो मनोकामना पूर्ण हुई, इसीलिए हमने माँ काली के, मेरे परिवार के द्वारा जो माँ काली का मूर्ति रखने का निर्णय आया। अच्छा, तो माँ काली का मूर्ति रखे हम लोग। तो माँ काली की मूर्ति आप रखे तो उसमें जो है और आगे क्या आपकी एक भव्य भंडारे का आवेदन किया गया, आयोजन किया गया। उसमें पूरे गांव के आसपास पड़ोस के लोग भी शामिल थे। अच्छा, सबको प्रसाद के रूप में, सबको प्रसाद के रूप में सबको खिलाया गया। आगे आप जो है गांव वालों को क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि मान लीजिए आप कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब लोग गांव में क्या करें? गांव में ये सब लोग कहते हैं कि देवस्थान नहीं कुछ होता है, लेकिन देवस्थान के बारे में सही है कि देवस्थान है, आज भी है, और भगवान आज भी हैं, लेकिन सबके मन में है। हाँ, अपनी अपनी सबकी श्रद्धा होती है। लोगों को पूजा अर्चना करनी चाहिए। लोगों को पूजा अर्चना करनी चाहिए हमेशा। बाकी जो है इच्छा उनकी होती है, और बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, क्या करें क्या नहीं करें। आशीर्वाद तो मिलना काम करना चाहिए पहले, थोड़ा लेट से मिलता है। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक के दिवारा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों ने आज दौरा किया। अपने दौरे पर जाते हुए भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा महाराजगंज में उनका कई जगह स्वागत किया गया। मंत्रियों का काफिला महाराजगंज कटान बाजार होते हुए सदैवगंज बंदे पर पहुंचा, जहां से उन्होंने देवारा में आई बाढ़ का निरीक्षण कर शिवपुर ढाला पर बाढ़ राहत सामग्री का वितरण भी किया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह दयालु और सुरेश राही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान बाढ़ से विस्थापित हुए लोगों से बात कर उनकी समस्याओं को सुना और जिलाधिकारी आजमगढ़ को बाढ़ पीड़ितों के राहत के लिए निर्देश देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। बाढ़ राहत सामग्री बांटने से पहले मंत्री ने बाढ़ राहत सामग्री पैकेट का भी निरीक्षण किया और किसानों सहित बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। टीवी 20 न्यूज ब्यूरो प्रमुख राज नारायण मिश्र के पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने कर्तव्यों के प्रति संजीदा है, इसलिए हम दोनों मंत्री बाढ़ की स्थिति को देखने आए हैं और यहाँ की स्थिति समझने के बाद बाढ़ में से अस्थायी निदान की कार्य योजना तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसका भौतिक निरीक्षण कर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा ताकि इस क्षेत्र को बाढ़ से बचाया जा सके। साध्य और असाध्य क्षेत्र के सवाल पर उन्होंने निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरे में उनके साथ भाजपा नेता सत्येंद्र राय, सुनील जायसवाल, विशाल सेठ, राधेश्याम सिंह गुड्डू, सुशील राय, रामपाल सिंह जैसे बड़े नेता मौजूद रहे। सर, ये अबकी का जो बाढ़ क्षेत्र ये हुआ है, बाढ़ जो आई है, लगभग 1998 का रिकॉर्ड इसने तोड़ा है जल स्तर को लेकर। इसमें जितने भी किसान के धान के फसल थे, अन्य जो इस सीजन में फसल होते हैं, वो टोटली पानी में ख़त्म हो गए। जहाँ तक गन्ने का सवाल है, गन्ना भी लगभग ख़त्म है। ऐसे में सरकार की क्या यहाँ है कि जिससे इनको राहत मिले? सर, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ इनको मिलेगा। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने का सरकार हर संभव प्रयास करेगी। उसी को देखने और अपनी निगाह से देखने पर रखने हम लोग को, सारे मंत्रियों को, जो अपने ज़िले के प्रभारी, मंडल के प्रभारी मंत्री थे, सबको भेजा गया है। उसी तहत हम और रामलाल राही जी, चूँकि सुरेश राही जी और चूँकि भूपेंद्र सिंह जी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हो गए, तो हम 3 लोगों का समूह था जिसमें 2 मंत्री हम लोग आपके सामने खड़े हैं। हम लोग लगातार ये बाढ़ की विभीषिका जब तक पूर्ण समाप्त नहीं हुई, हम लोग का लगातार दौरा। इस क्षेत्र का एक दुर्भाग्य सबसे बड़ा रहा है मंत्री जी कि बाढ़ आए बहुत दिन हुआ, मैं समझता हूँ लगभग 15 दिनों से यहाँ की जनता पीड़ित है, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने में यहाँ के प्रशासन को इतना देरी क्यों हुआ?
एक बाढ़ प्रभावित का देखिए जो नुकसान हुआ है, अभी जिलाधिकारी जी से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि जो भी नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराकर उनको मुआवजा दिलाने का सरकार में, वही बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित होना, चूँकि ये आखिरी दौर है बाढ़ का, शुरुआत में जो प्रक्रिया हो चुकी है, अब उसको हम लोग फिर से मुआयना करा के जो भी नुकसान जिसका हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। क्या ये देवारांचल हमेशा हर साल ये बाढ़ से चपेट में आ जाता है सर? इसका कोई अस्थायी निदान सरकार के पास कुछ योजना है सर? हम लोग तो यही जानने समझने आपके बीच में आए हैं, गांव में आए हैं, एक बार मौके को देखकर सरकार से जो उम्मीदें हम लोग कर सकते हैं उनको हम लोग लिख के सूचना देंगे कि ये काम अगर कर दिया जाए तो फिर इस क्षेत्र को मुक्ति मिलेगी। सर, ये बंधा के उत्तर साइड जितने भी हैं वो असाध्य क्षेत्र घोषित है, इसलिए विकास संबंधी कोई भी कार्य हो नहीं पाता है। जैसे छोटे मोटे पुल और उस टाइप की पुलिया बनाकर सारी चीजें अपनी निगाह से देख लेने दीजिए, फिर हम बाकी लोगों को भी अवसर दें। थैंक यू सर।